देश तक इसके साथ कोई डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल रिलेशनशिप नहीं रखता है। इजराइल के साथ पूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध बनाए जाएं। और 19 और 20 जनवरी 1992 को यासर अराफात भारत की यात्रा पर होते हैं। भारत उन्हें इस बात पर कन्विंस कर पाता है कि यदि मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां पर रिश्ते खून और तेल से लिखे जाते हैं, वहां पर भारत एक असंभव सा दिखने वाला प्रयास कर रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत इन दोनों को साध पाएगा या भारत को अपने दोस्त और दुश्मन स्पष्ट रूप से चुनने होंगे? भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। इजराइल का गठन होता है 14 मई 1948 को। दोनों ही ब्रिटिश रूल से मुक्त हुए हैं। भारत इसे थोड़े समय बाद राष्ट्र के रूप में मान्यता तो दे देता है, लेकिन अगले लगभग 4.5 दशक तक, एग्जैक्टली 44 ईयर्स तक इसके साथ कोई डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल रिलेशनशिप नहीं रखता है। लेकिन आज 2026 आते आते इजराइल भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक पार्टनर ही नहीं, उसमें हिस्सेदार भी है। भारत के और इजराइल के संबंधों की पॉलिटिकल या कूटनीतिक संबंधों की ट्राजेक्टरी इसके सैन्य संबंधों की ट्राजेक्टरी से बिल्कुल अलग है, और ये अपने आप में एक यूनिक केस है। ऐसा नहीं है कि 1948 से लेकर 1992 तक, जब तक भारत इजराइल के साथ पूरे कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं कर लेता है, उसके बीच में कुछ भी नहीं हो रहा। उसके बीच में भी बहुत कुछ हो रहा है। भारत इजराइल को 17 सितंबर 1950 यानी 17 सितंबर 1950 को राष्ट्र के तौर पे मान्यता दे देता है। हालांकि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित ना करने का फैसला लेते हैं। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहले है भारत के अरब जगत के साथ संबंध। भारत अपना ज्यादातर तेल आयात करता है। भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और तेल के आयात को सुनिश्चित करने के लिए अरब जगत की संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए इजराइल को राष्ट्र के तौर पे मान्यता नहीं देता है। हमें कश्मीर मुद्दे पर भी अरब जगत के समर्थन की जरूरत है। और इसका दूसरा बड़ा कारण है भारत का पार्टीशन। अभी भी 2 राष्ट्र बने हैं, भारत और पाकिस्तान। बड़े व्यापक स्तर पर धार्मिक दंगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम के बीच। भारत अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन को अपीज करने के लिए और उसकी संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए फिलिस्तीन मुद्दे का समर्थन करता है। तीसरा बड़ा कारण है भारत नॉन अलाइन मूवमेंट का लीडर है। भारत किसी भी तरीके से इजराइल को समर्थन देकर फिलिस्तीन मुद्दे को नकार कर कहीं पर भी ये नहीं दर्शाना चाहता कि वो पश्चिमी देशों का राजनीतिक रूप से समर्थन करता है। इस दौर में इजराइल की ऑफिशियल प्रेजेंस या आधिकारिक उपस्थिति केवल मुंबई कॉन्सुलेट के रूप में होती है। इसे 1951 में स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य केवल भारत में रहने वाले बेनी इजराइल और बगदादी जूज को इजराइल माइग्रेट करने में मदद करना है। इस कॉन्सुलेट का ज्यूरिसडिक्शन या अधिकार क्षेत्र केवल महाराष्ट्र राज्य है। उसके बाहर न्यू दिल्ली में इजराइल की कोई पॉलिटिकल प्रेजेंस नहीं है। जहां पर पॉलिटिकली इजराइल और भारत के कोई राजनीतिक या कूटनीतिक संबंध दिखाई नहीं देते हैं, वहीं पर पर्दे के पीछे रो और मोसाद के बीच में 1960s के दौर में गुप्त संबंध या गुप्त संपर्क शुरू हो चुके हैं, और वो काउंटर टेररिज्म और रीजनल सिक्योरिटी को लेकर आपस में इंटेलिजेंस का आदान प्रदान करते हैं। 1962 में इंडो चाइना वॉर के समय जब भारत के पास क्रिटिकल वेपन्स की शॉर्टेज होती है, नेहरू जी इजराइल से संपर्क करते हैं। इजराइल हमारी कॉल को सुनता है और हमें क्रिटिकल वेपन्स सप्लाई करता है। और 1965 और 71 में पाकिस्तान वॉर के समय भी इजराइल भारत को क्रिटिकल इक्विपमेंट, इंटेलिजेंस, मोर्टार्स, वेपनरी, एमिनेशन सप्लाई करता है। जबकि भारत पॉलिटिकली बाहर से दुनिया भर में दिखाता है कि हम अरब लोगों के साथ हैं, इजराइल के साथ नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिकली शुरू से ही इजराइल के फेवर में रही है। 1977 में जब भारत में जनता पार्टी की सरकार है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हैं, और उसी समय आज की बीजेपी और उस समय का जनसंघ उस सरकार में भागीदार है। और उस समय विदेश मंत्री होते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी एक टॉप सीक्रेट मीटिंग रखते हैं इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर मोशे डयान के साथ, लेकिन
इसका कोई खास नतीजा निकलता नहीं है। हालांकि उद्देश्य ये था कि समय आ गया है कि इजराइल के साथ पूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध बनाए जाएं। अब जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं उसके मेरे पास कोई आधिकारिक प्रूफ नहीं है, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो जानकारी है उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि 1981 में पाकिस्तान के इस्लामिक बॉम्ब यानी वहां के परमाणु कार्यक्रम को सैबोटाज या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल एयर स्ट्राइक करना चाहता है वो, और भारत से एयर बेस रिक्वेस्ट करता है। भारत इजराइल की इस रिक्वेस्ट को नहीं मान पाता है और इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने से चूक जाता है। इजराइल और भारत के संबंधों के बीच सबसे खराब दौर रहा है इंदिरा गांधी का दौर। इंदिरा गांधी के दौर में भारत और इजराइल के संबंध लगभग 0 के बराबर हैं। हालांकि राजीव गांधी के दौर में राजीव गांधी ने इजराइल और भारत के संबंधों को सुधारने का प्रयास किया था। भारत और इजराइल के संबंधों में नाटकीय बदलाव आता है 1992 में, जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और 19 और 20 जनवरी 1992 को यासर अराफात भारत की यात्रा पर होते हैं। भारत उन्हें इस बात पर कन्विंस कर पाता है कि यदि भारत और इजराइल के अच्छे कूटनीतिक संबंध हैं कि भारत फिलिस्तीन के मुद्दे पर फिलिस्तीनियों की अच्छे से मदद कर पाएगा। और उसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यासर अराफात ये बयान देते हैं कि भारत अगर एम्बेसडर का एक्सचेंज करता है इजराइल के साथ और उनको रिकॉग्नाइज करता है एज ए राष्ट्र, तो उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। भारत अपने आप में एक संप्रभु राष्ट्र है और मैं उसकी हर चॉइस का आदर करता हूं। उसके ठीक 10 दिन बाद 29 जनवरी 1992 को भारत ऑफिशियली इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लेता है। भारत को इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध होने का पूरा फायदा मिलता है 1999 की करगिल वॉर के दौरान, जब पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान करगिल की चोटियों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। वो गुफाओं में छुपे हुए हैं, वो बंकर बनाकर बैठे हैं। उनको हिट करने के लिए भारत के पास प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब्स नहीं है। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी इजराइल एयरफोर्स के अधिकारियों से कांटेक्ट करते हैं और इजराइल अपने इमरजेंसी स्टॉक पाइल्स में से वेपन्स निकालकर इंडिया को सप्लाई करते हैं और करगिल वॉर का रुख बदल जाता है। और इजराइल ने जो सपोर्ट भारत को दिया उसका फायदा यह होता है कि सन 2000 में इजराइल और भारत के बीच पहली द्विपक्षीय विजिट होती है किसी बड़े नेता की, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री जसवंत सिंह पहली बार इजराइल की यात्रा पर जाते हैं। और सन 2000 की गर्मियों में हमारे होम मिनिस्टर श्री एल.के. अडवाणी भी इजराइल की यात्रा पर जाते हैं। विपक्ष की आलोचना से बचने के लिए उस समय की एनडीए गवर्नमेंट एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन इजराइल की यात्रा पर भेजता है। उसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट नेता शामिल होते हैं। पहले हैं सीपीआईएम के लीडर और उस समय के बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्री ज्योति बसु, और दूसरे होती हैं नजमा हेपतुल्ला जो कांग्रेस की लीडर हैं और उस समय राज्यसभा की उपसभापति भी हैं। और उसके बाद सितंबर 2003 में इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन भारत की यात्रा पर आते हैं। 2004 से लेकर 2014 तक जब भारत में यूपीए की सरकार होती है, उस समय भारत और इजराइल के संबंधों में कोई विशेष सुधार नहीं होता है। बायलैटरल विजिट्स की बात करें तो केवल एक विजिट होती है। हमारे विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा 2012 में एक बार इजराइल की यात्रा पर जाते हैं और इस समय की बातचीत केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन इनके आसपास ही रहती है। लेकिन डिफेंस और स्ट्रेटेजिक लेवल पे यानी रक्षा और रणनीति के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं होती है। – 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और इसी साल सितंबर 2014 में जब वो यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में जाते हैं तो इस मीटिंग के साइडलाइंस में वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मीटिंग रखते हैं और ये अपने आप में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की सीधी इस तरह की मीटिंग है। और उसके बाद भारत और इजराइल के बीच में हाई प्रोफाइल मीटिंग्स का एक दौर शुरू होता है। इसी साल नवंबर 2014 में हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह इजराइल की यात्रा पर जाते हैं और उसके बाद 2016 में हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज भी इजराइल की यात्रा पर जाती हैं। और पिछले 10 सालों में भारत के पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स, सीएम्स समय समय पर इजराइल की यात्राओं पर जाते रहते हैं। भारत इजराइल को लेकर अपनी पॉलिसी में हुए शिफ्ट को तब उजागर करता है जब प्रधानमंत्री मोदी 2017 में इजराइल की यात्रा पर जाते हैं। वो इजराइल की यात्रा पर तो जाते हैं लेकिन फिलिस्तीन की यात्रा पर नहीं जाते और यहां से भारत स्पष्ट रूप से दर्शाना शुरू करता है कि अब वो इजराइल के साथ भारत के संबंधों को फिलिस्तीन के मुद्दे से जोड़कर नहीं देखता है। अब वो इन दोनों मुद्दों को अलग अलग करके ही देखता है और तब से
लेकर भारत अब तक इजराइल के साथ डिफेंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर के फील्ड में अपने संबंध बहुत ज्यादा मजबूत कर चुका है। भारत का इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी शुरू हो चुका है और ये क्लोज कोऑपरेशन हमें एक बार ऑप सिंदूर के दौरान भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी की पहली इजराइल विजिट के बाद से समय बहुत बदल चुका है, गंगा में पानी बहुत बह चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहली टर्म के दौरान इजराइल और अरब स्टेट्स के रिश्तों को सुधारने के लिए अब्राहम अकॉर्ड लेकर आए और उसका असर भी हुआ। लेकिन अक्टूबर 7, 2023 को हमास इजराइल पर अटैक कर देता है, सैकड़ों इजरायली मारे जाते हैं और उसके बाद शुरू होता है इजराइल हमास वॉर। इजराइल गाजा वॉर में अब तक 70,000 लोग मारे जा चुके हैं और उसके बाद इजराइल और ईरान की टेंशन्स भी आपस में बढ़ी हैं। 12 डे ईरान और इजराइल वॉर हो चुका है। अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिरा चुका है। पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत तेजी से बदल रहा है और इस बदलते जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में अरब जगत के देश भारत और इजराइल के संबंधों पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। वो ये देख रहे हैं कि इनके बदलते हुए संबंध भारत के साथ उनके अपने संबंधों को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। 12 डे वॉर के बाद इजराइल और ईरान के संबंध बहुत तेजी से बिगड़े हैं। इसकी वजह से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, वेस्ट एशिया में कुछ नई मूवमेंट शुरू हो गई हैं। तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, कतर ये मिलकर एक नया अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है और उसमें कहा गया है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा और एक इस्लामिक नेटो बनाने की बातें भी हो रही हैं और इसकी वजह से भारत में सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गए हैं, सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। और इस चरण को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने मेडिटेरेनियन सी से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक जो इस्लामिक रेडिकलिज्म बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हेक्सागोनल अलायंस प्रपोज किया है और उन्होंने बयान दिया है कि भारत इस अलायंस का एक सेंट्रल पिलर है जिसमें काफी देश शामिल हैं, इजराइल, साइप्रस, ग्रीस, काफी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज और इंडिया भी शामिल है। हालांकि इंडिया इंस्टिंक्टिवली स्वाभाविक रूप से ऐसे अलायंस को ज्वाइन करना अवॉइड करता है। हालांकि इस समय जिस तरह की जियोपॉलिटिकल अलायंसेस बन रहे हैं पूरी दुनिया में, भारत को अपने ऑप्शंस को बड़ा ही ध्यान से नाप तोल कर देखना है। इजराइल इस समय भारत का न केवल डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनर है, वो भारत का इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर भी है। भारत और इजराइल दोनों ही इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के सदस्य हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में जब सिक्योरिटी के हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि यूएस के वॉरशिप्स ईरान पर अटैक करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खड़े हैं, उस समय प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा कूटनीतिक रूप से बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। और इस यात्रा में क्या होने वाला है? इस यात्रा में आईमेक पर डिस्कशन होगा, ट्रेड, एआई, एग्रीकल्चर पे अच्छे खासे नेगोशिएशंस होने वाले हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटने वाली है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट को एड्रेस करेंगे या संबोधित करेंगे। अब जब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट को संबोधित कर रहे हैं, भारत न केवल अपने पार्टनर सुन रहा है बल्कि वो दुनिया भर में अपने कूटनीतिक संबंधों को नए सिरे से परिभाषित भी कर रहा है। मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां पर रिश्ते खून और तेल से लिखे जाते हैं। वहां पर भारत एक असंभव सा दिखने वाला प्रयास कर रहा है। उसे इजराइल के साथ अपने रिश्ते भी मजबूत करने हैं तो अरब वर्ल्ड के साथ अपने रिश्ते बनाकर भी रखने हैं। आपको क्या लगता है कि क्या भारत इन दोनों को साध पाएगा या भारत को अपने दोस्त और दुश्मन स्पष्ट रूप से चुनने होंगे? कमेंट करके बताइए।